जल्दी लिखेंगे। राजस्थानी हिंदी मीडियम है ना। हाँ। लिखेंगे राजस्थानी मरुस्थली को 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट मरुस्थली को मरु मरुस्थली को 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट रेखा। आइसो हाइट का मतलब होता है समवर्षा। आइसो हाइट के ब्रैकेट में समवर्षा रेखा लिख लेना बेटा। मरुभूमि को 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट रेखा समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है डैश करके राजस्थानी बागर व थाली मरुस्थल। थाली थाली नहीं थार लिखना बेटा आप। राजस्थानी बागर व थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अरावली पर्वत व अरावली पर्वत व 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर्वत व 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित भूभाग को राजस्थानी बागर कहते हैं। ठीक है। यह एक पथरीला मरुस्थल है। यह एक पथरीला स्टोनी डेजर्ट। यह एक पथरीला मरुस्थल है। मरुस्थल इंग्लिश में लिख लेंगे स्टोनी डेजर्ट। पथरीला मरुस्थल। यह एक पथरीला मरुस्थल है स्टोनी डेजर्ट। ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखना इसी में ही। अरावली पर्वत से उतरने वाली अरावली पर्वत से उतरने वाली अनेक छोटी नदियों अनेक छोटी नदियों द्वारा जलोढ़ जलोढ़ निक्षेपित कर देने से जलोढ़ निक्षेपित कर देने से छोटे छोटे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण छोटे छोटे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण हुआ है जिन्हें रोही कहते हैं। रोही रा पे ओ की मात्रा और ही रोही जिन्हें रोही कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा समवर्षा रेखा। आपको पता है आपके एग्जाम में
आप भले ही कितने हिंदी मीडियम से क्यों ना बने रहो, जैसे ये आइसो हाइट है ना, कहीं तो लिखा था मैंने, तो हिंदी में लिख देंगे आइसो हाइट। अब इसका अर्थ बताइए। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो इसमें एडवांटेज ले जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले बेचारे स्ट्रगल करने लगते हैं। समवर्षा लिख देते तो हम लोग भी कर लेते। तो आप लोग भी हर चीज़ का इंग्लिश लिख ही लिया करो। जैसे समदाब रेखा, आइसोबार, है ना। समान भूकंपों को मिलाने वाली रेखा, आई कौन सी होती है वो, होमोसीजमल रेखा। तो ऐसे सब ये नाम लिख लेना आप। हाँ, तो ये सब नाम आते हैं, और ये फ्री के 2 नंबर देके जाते हैं, फ्री के। समवर्षा रेखा के पश्चिम में, के पश्चिम में रेतीला मरुस्थल, रेतीला बड़े एक की मात्रा। कल आप बच्चों की मास्टर क्लास 10 बजे से लगेगी। ओके, हाँ जी, कल। नहीं नहीं, कल आपकी पिछली मास्टर क्लास रह गई थी ना, तो फ्राइडे और सैटरडे, ये इन 2 दिन आपकी मास्टर क्लास चलेगी। किस चीज़ की? टेस्ट शायद संडे को होगा, शायद, अन्यथा छुट्टी रहेगी संडे को। मतलब इस फ्राइडे सैटरडे टेस्ट नहीं है, मास्टर क्लास है। 10 बजे आपकी क्लास रहेगी फ्राइडे वाली, और संभवतः सैटरडे वाली भी 10 बजे ही रहेगी, स्टैंडर्ड टाइम है वो तो। ठीक है। रेतीला मरु 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में रेतीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे जिसे थार थार अथवा थाली मरुस्थल कहते हैं। थार अथवा थाली, थाली जिसमें खाना खाते हो ना, थार अथवा थाली मरुस्थल कहते हैं। फुल स्टॉप। हाँ, लोकल भाषा में इसको थाली बोला जाता है, लोकल भाषा में। उसका अपभ्रंश होके थार हो गया है। और थार तो अब फेमस ही है, भारत में भी है, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। और बाकी यदि कोई है ऐसा रीज़न तो वो मुझे नहीं पता, सर्च करना पड़ेगा। बस हर नाम की कोई ना कोई कहानी होती है, होगी इसकी भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे थार देखना पड़ेगा मुझे, नो आइडिया। सिंधु नदी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप, इंडिया में पर्याप्त है इसका। लिखो, कंटिन्यू लिखोगे आप। अथवा थाली मरुस्थल कहते हैं, कंटिन्यू लिखो। यह यह वास्तविक यह वास्तविक वास्तविक अरे बेटा, वास्तविक वर्ड हटा लेना। यह, एंड सॉरी, यह अत्यंत शुष्क दशाओं वाला, अत्यंत शुष्क दशाओं वाला वास्तविक रेतीला मरुस्थल है। वास्तविक रेतीला मरुस्थल है कि नहीं है? ठीक है, फुल स्टॉप। यहां पाए जाने वाले यहां पाए जाने वाले रेत के टीले, रेत के टीले
धारियां कहलाते हैं। धारियां, धारियां कहलाते हैं। यहां पाए जाने वाले रेत के टीले धारियां कहलाते हैं। हो गया पूरा आपका। एक लाइन और लिख लो। लूनी नदी, लूनी, अगली लाइन है, हो गया ये तो हो गया। अगला पैराग्राफ से लिखो। लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है। जो अरावली के उत्तरी भागों, अरावली के उत्तरी भागों ब्रैकेट में अजमेर, अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलती है तथा राजस्थान के मरुस्थल होते हुए बहती है। मरुस्थल से होते हुए बहती है। अब इसकी एक खासियत आप लोग जानते हैं, डायग्राम बनाया था मैंने, होते हुए बहती है। जैसे यदि ये हम बनाएं ऐसे, और ये हमारा अरावली, ये हमारा अरावली था, ठीक है। इसको हम बॉर्डर मान लेते हैं गुजरात की, इसको और आगे तक ले आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये निकली हमारी, अरे यार कौन सी नदी, लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी की खासियत है, ये यहां पर एक शहर है बलोत्रा, ठीक है, बलोत्रा। यहां अजमेर से लेके बलोत्रा तक, बलोतरा, यहां तक इसका पानी मीठा है और इसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है, ठीक है। और सबसे अजीब बात, ये आप किसी भी समुद्र या महासागर से नहीं मिल पाती है, ये अपने रास्ते में ही सूख के खत्म हो जाती है। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी, अंतः प्रवाही नदी क्या होता है? अंतः प्रवाही, जो किसी समुद्र या झील में जाके समाप्त ना हो, अपने मार्ग में ही सूख के खत्म हो जाएं, ऐसी नदियां अंतः प्रवाही नदियां कहलाती हैं। भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी लूनी नदी लिखेंगे। बाकी नदियों के बारे में जब नदी चैप्टर पढ़ेंगे ना, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक लाइन लिख लेते हैं। भारत की ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी लूनी है। अंतः प्रवाही नदी लूनी है। ब्रैकेट में, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, अंतः प्रवाही इक्वल टू क्या लिखोगे? मार्ग में सूख कर समाप्त, सूख कर समाप्त। हो गई समाप्त। बस यहाँ राजस्थान पूरा होता है आपका। अगला निकालेंगे हम लोग पंजाब।
सभी को पता है, ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था राजस्थान। अब इसको नहीं पढ़ना है, राजस्थान के मैदान हो चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक है अगला सेक्शन है पंजाब हरियाणा के मैदान। ठीक है, तो पंजाब, ये रहे आपके पंजाब हरियाणा के मैदान। बना पाएंगे क्या आप लोग? रफ में बना लीजिए, घर जाके इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये इसकी ये इसकी पूर्वी सीमा कौन बनाती है? कौन सी नदी है? यमुना नदी। ये कलर दिखाई दे रहा है पीछे से? यमुना नदी इसकी पंजाब हरियाणा मैदानों की पूर्वी सीमा बनाती है। पश्चिमी सीमा देखो कौन बनाएगा? नेचुरल सी बात है, ये हमारी इंडस नदी बनाएगी। इंडस मतलब क्या बोले, सिंधु। छीन टपाक डम डम। देखा, सही हो गया। गेट किसने खोल दिया? गेट बंद कर देना, वो एसी लीक हो जाएगा पूरा, मतलब उसकी कूलिंग। मुझे इसलिए चिंता होती है, सबसे आखिरी में मैं खड़ा रहता हूँ, यहाँ तक कूलिंग नहीं आ पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधु नदी। अगली नदी देखेंगे हम, कौन सी है? ये निकल रही है हिमाचल से आपकी। तो मैंने बहुत टेढ़ा डायग्राम बनाया है। क्या नाम है इस नदी का? क्या नाम था इसका? घग्गर। घग्गर। घग्गर नदी क्या करती है? पंजाब हरियाणा मैदानों को दो भागों में बांटती है। ये रहा हरियाणा का मैदान और ये रहा पंजाब का। पंजाब का मैदान बहुत सारा हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी है, तो वो पाकिस्तानी पंजाब है, ये हिंदुस्तानी पंजाब है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं हरियाणा के मैदान। ठीक है, अब पंजाब के मैदानों में देखेंगे, इसका भी काफी डिवीजन है। ठीक, ये है आपकी सतलुज नदी। ये है आपकी ब्यास नदी। व्यास। ये रही आपकी रावी नदी। रावी। और ये रही आपकी चिनाब नदी। चिनाब। और ये है झेलम। झेलम नदी। बना पाएंगे आप लोग? मेरे हिसाब से कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये। या फिर फोटो ले लीजिए, घर जाके बनाइएगा। यहाँ हम जो है रफ वर्क करेंगे। ओह वाह, स्वैग। पंजाब के मैदान, तो बच्चों ये जो आपके पंजाब के मैदान हैं, ये 5 आबों से मिलके बने हैं। देखो मुख्यतः कौन कौन सा आब? सतलुज और ब्यास के बीच में बिस्ट दोआब, ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब, रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब, और चिनाब और झेलम के बीच में छाछ दोआब, झेलम और सिंधु के बीच में सिंधु सागर दोआब।
ठीक है, ये 5 दोआब हैं। इसके अलावा ये मैदान आपका मालवा का मैदान भी कहलाता है, ये मालवा के मैदान, और ये कॉटन की खेती के लिए फेमस है। फिर हमने आपको बताया था ये जो नदियां उतर रही हैं हिमालय की श्रेणियों से, तो यहाँ पर ये इन्होंने बीहड़ बनाए हैं काफ़ी, जहाँ पर ये मैदानों से मिल रही हैं पर्वतों से उतर के, ठीक उस जगह पर काफ़ी बीहड़ क्रिएट हुए हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे। पंजाब में है, बिल्कुल। ये पूरा पंजाब के मैदान है, मैंने डायग्राम में कहीं भी नहीं लिखा, बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं। ये पूरा ही आपका घग्गर से लेकर के ये इतना पूरा पंजाब है। ये पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में और एक छुटकू सा हिस्सा इंडिया में। लिखेंगे जल्दी से, ये घर पे बनाना आप। लिखेंगे पंजाब हरियाणा के मैदान लिखेंगे। राजस्थान का, ठीक है, लिखो। राजस्थान, राजस्थान मैदानों, राजस्थान, हाँ पंजाब हरियाणा के मैदान लिखो जल्दी, हेडिंग डाल के डायरेक्ट लिखो अब तो, जल्दी जल्दी हेडिंग डाली पंजाब हरियाणा के मैदान। अरे दीदी, हाँ, राजस्थान मैदानों के उत्तर में, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान हैं। मैदानों के उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान हैं, पंजाब हरियाणा के मैदान हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, ये मैदान ये मैदान पूर्व में यमुना नदी से, पूर्व में यमुना नदी से, पश्चिम में सिंधु नदी से, पूर्व में यमुना नदी से, पश्चिम में सिंधु नदी से, उत्तर में, उत्तर में शिवालिक, उत्तर में शिवालिक तथा दक्षिण में, दक्षिण में राजस्थान मैदानों से, राजस्थान मैदानों से घिरे हुए हैं, राजस्थान मैदानों से घिरे हुए हैं। घिर गए, ठीक है। अगला लिखेंगे घग्गर नदी, घग्गर, घग्गर नदी पंजाब व हरियाणा मैदानों का विभाजन करती है। घग्गर नदी, ये लिखा है घग्गर, ये मैंने घा बनाया था। घग्गर नदी पंजाब व हरियाणा मैदानों का विभाजन करती है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, घग्गर तथा यमुना के मध्य, घग्गर तथा यमुना के मध्य, यमुना के मध्य हरियाणा के मैदान स्थित हैं, हरियाणा के मैदान स्थित हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो, घग्गर व सिंधु नदी के मध्य, घग्गर व सिंधु नदी के मध्य सिंधु नदी के मध्य पंजाब के मैदान स्थित हैं, पंजाब के मैदान स्थित हैं, फुल स्टॉप।
फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ लिखेंगे, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि पंजाब मैदानों का, पंजाब मैदानों का एक बड़ा भाग, पंजाब मैदानों का एक बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दो नदियों के, दो नदियों के मध्य स्थित, दो नदियों के मध्य स्थित भूभाग को, दो नदियों के मध्य स्थित भूभाग को दो आब कहते हैं, दो आब कहते हैं, दो आब, ठीक है, दो आब कहते हैं। फुल स्टॉप। कंटिन्यू करेंगे। पंजाब, पंजाब 5 दोआबों से निर्मित मैदान है। 5 दोआबों से निर्मित मैदान है। बन गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, 5 दोआबों से निर्मित मैदान है। अब आप लोग क्या करो, ऐसे टेबल बना लो। फर्स्ट लिखना क्या था, ना ना ना, बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब, ठीक है। ये किस किस नदियों के बीच में है, सतलुज व व्यास, सतलुज, सतलुज, अरे राम, सतलुज व व्यास नदियों के मध्य, ऐसे करके लिखो जल्दी से। बिस्ट दोआब डैश करके सतलुज व व्यास नदियों के मध्य। दूसरा है बारी दोआब, बारी दोआब, ठीक है, बारी दोआब। ये किस किसके बीच में है, व्यास व रावी नदियों के मध्य। व्यास व रावी नदियों के मध्य। तीसरा है आपका बिस्ट, बारी और रचना, रचना दोआब, रचना दोआब आपका किस किस के बीच में है, रावी व चिनाब नदियों के मध्य, रावी व चिनाब नदियों के मध्य। चौथा रचना हो गया। छाज, छ, छाज, तो ये किस किस के बीच में है, झेलम, अरे इंग्लिश में ऐसे छाछ लिखते हैं, तो यहाँ पे ये सी एच हो गया चिनाब और जे हो गया झेलम, तो वो हिंदी में छाछ हो गया वो। वैसे मठे को भी बोलते हैं ना शायद। तो यहाँ मठा फ्री में नहीं मिलता, तुम लोग पहुंच जाओ। है क्या है, अच्छा अच्छा, छाछ, हाँ जी। झेलम व चिनाब के मध्य। रुको जरा, लिख लिया क्या, चिनाब व झेलम करना, हम इस सिक्वेंस में आ रहे हैं ना, चिनाब व झेलम। अब क्यों, चिनाब तो लिखा ही हुआ था ना, यहाँ व झेलम कर लेते। और पांचवा है सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब डैश करके। सिंधु सागर आपका बच्चों झेलम व, झेलम व सिंधु नदी के मध्य, ठीक है। आपने काट दिया, पता है आप घर जाके इस पर व्हाइटनर चला सकते थे। व्हाइटनर है अपने पास, इतना
ठीक है, अगला लिखेंगे। ये आपका पांचों दोआब हो चुके हैं, पांच ही है ना, नोट करके लिखो। सतलुज व घग्गर नदी के मध्य, नोट करके लिखेंगे बच्चों, सतलुज व घग्गर नदी के मध्य स्थित मैदानों को मालवा के मैदान कहते हैं। है जी, मालवा के मैदान कहते हैं क्या? हाँ, ठीक है, नोट में ही अगला लिखोगे। पंजाब हरियाणा मैदानों के वे भाग, पंजाब हरियाणा मैदानों के जो वे भाग जो शिवालिक शिवालिक से संलग्न हैं, शिवालिक से संलग्न है, पर बीहड़ों का निर्माण हुआ है, बीहड़ों का निर्माण हुआ है। ठीक है, बीहड़ों का निर्माण हुआ है, फुल स्टॉप। ये बीहड़ शिवालिक से उतरने वाली शिवालिक से उतरने वाली अनेक मानसूनी जलधाराओं, अनेक मानसूनी जलधाराओं द्वारा बने हैं, द्वारा बने हैं। ठीक है, फुल स्टॉप, हो गया। पंजाब हरियाणा के मैदान पूरे हो चुके हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है, और क्लास का टाइम होता है अब, बिल्कुल सही। ये नेपाल है, ये उत्तराखंड है, सिक्किम है, भूटान है। आई थिंक सब लोग, थूक अटक गया मेरा, सब लोग समझ ही रहे होंगे, है ना? देखेंगे हम यहाँ पे, ये यमुना नदी कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड से ना। तो ये यमुना नदी थी, याद आ रहा होगा आपको। यमुना नदी किसके बीच में बाउंड्री बनाती थी? पंजाब हरियाणा मैदान, और ये पंजाब हरियाणा मैदानों की उत्तरी पूर्वी सीमा थी ना ये, समझ में आ रहा है ना? तो यहां से आगे स्टार्ट होंगे गंगा के मैदान। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिस नहीं किया है हमने उसको, देखो अभी पिछले टॉपिक का है। एक क्वेश्चन आता है, गंगा, हाय हाय, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है? यमुना नदी, फिर से बोलता हूं मैं, गंगा नदी तंत्र, नदी तंत्र क्या होता है? प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदी, इनको मिला लें, जो पूरा जाल बना है वो नदी तंत्र है। ठीक है, गंगा तंत्र और सिंधु तंत्र, ये रही सिंधु नदी, इन दोनों तंत्रों के बीच में जल विभाजक, आंसर इज हरियाणा के मैदान। जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक एक ऐसे ऊंचे उठे हुए स्थल को कहते हैं जो अपने दोनों ओर के जलों को मिलने नहीं देता है। तो यहाँ का पूरा पानी कहाँ कलेक्ट होता है? गंगा में। यहाँ का पूरा पानी सिंधु नदी में। तो इनमें विभाजक का काम किसने किया? हरियाणा के मैदान। ठीक है, ये यूपीएससी में आ चुका है, आपको याद रखना है। चलें आगे चले। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा लगा, पढ़ते रहिए मन लगा के। तो भैया यमुना नदी ने बाउंड्री बनाई थी ना, तो हम इसको यमुना दीदी को हम जो पश्चिमी सीमा मान लेते हैं, और इस तरीके से ये बने हमारे
ये यहाँ तीस्ता नदी तक, ये हमने मान ली क्या है, गंगा के मैदान। ठीक है ना, गंगा के मैदान। ये रही हमारी गंगा, और ये यहां पर बांग्लादेश में कूद जाएगी। ठीक है, हो गए गंगा के मैदान, दैट्स ऑल, कुछ है ही नहीं। हाँ, वो प्रैक्टिस क्या चीज। हाँ हाँ हाँ, एटलस लाइव, नेपाल आपका बनेगा पंजाब के बराबर। ठीक है, एटलस की पहले ही पेज पे जो बना हुआ अपना डायग्राम, उसको कॉपी करने की कोशिश करो, और अपने सारे सवालों के जवाब उसको ढूंढने की कोशिश करो आप, कि मुझे किसके किसके सामान क्या रखना है। ठीक है, नेपाल आपका डेफिनेटली पंजाब के समांतर आएगा। खैर, अभी 2 मिनट के लिए मैं इसको पढ़ लेता हूं, फिर क्लास हमारी ऑफ पूरी हो रही है। ये रही हमारी गंगा नदी। गंगा और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर, गंगा और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर जिन समतल मैदानों का निर्माण किया है, जलोढ़ मैदानों का, इनको कहते हैं गंगा के मैदान। ठीक है, भारत के जो है अन्न भंडार हैं ये, काफी सारी यहाँ पर जो है फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसके ना कुछ हम सेक्शन करने की कोशिश करेंगे। ये मिलाई हमने क्या, यमुना नदी। ठीक है, ये मिलाई हमने क्या, रामगंगा, गोमती। ठीक है, और ये ऐसे करके घग्गर, राम, गोमती का घाघरा गंदा कैसे, राम, गोमती, घाघरा, गंदा कैसे, गंडक और कोसी। ठीक है, ये अपनी चंबल नदी आके मिल रही होगी यमुना में, सबको ही पता है। ठीक, ये एक है सोन नदी, घाघरा गंडक, घाघरा के पास जाके मिलेगी सोन नदी, है ना, सोन नदी। अब क्या है, यमुना। अब क्या है, इन गंगा मैदानों का मैं कुछ विभाजन करूंगा, मतलब हम ऑलरेडी क्षेत्रीय विभाजन पढ़ रहे हैं, तो गंगा मैदान एक इसका एक क्षेत्रीय टुकड़ा है, उसके भी मैं बहुत सारे विभाजन करूंगा, ये आप देखना। ठीक है, सबसे पहले तो आप इनको मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हो, जैसे कि ये है आपका गोमती ना, दिस इज अपर गंगा या ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, ये ऊपरी गंगा मैदान। फिर कोसी के पास तक जाइए, ये रहे आपके मध्य गंगा मैदान, और ये आखिरी में को इसके बाद ये है निम्न गंगा मैदान। ठीक है, और इसमें बांग्लादेश भी आ जाएगा आपका, बट हम भारत का वो पढ़ रहे हैं ना भौतिक विभाजन, तो इसमें से काउंट नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनका जो है विभाजन किया कैसे है। ये रही आपकी 300 मीटर कंटूर लाइन, इसकी ऊंचाई 300 मीटर है, इसकी ऊंचाई है 100 मीटर कंटूर लाइन। तो 300 से लेके यमुना तक का क्षेत्र ये ऊपरी गंगा कहलाएगा, 300 मीटर से 100 मीटर कंटूर लाइन के बीच का क्षेत्र मध्य गंगा मैदान, और इसके 100 मीटर के इस तरफ ईस्ट में ये लोअर गंगा मैदान या निम्न गंगा मैदान। सबसे ज्यादा किताबों में यही पढ़ाया जाता है, इसी को पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, और यही आपके एग्जाम में आता है। सिर्फ इतना सा आता है कि अपर, मिडिल और लोअर, ध्यान देना, अपर, मिडिल और लोअर, इन तीनों सेक्शन में सबसे लंबा सेक्शन कौन सा है, तो देखने में लग रहा है मिडिल गंगा मैदान। ठीक है, अब देखो जरा, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, तो सभी पढ़ते हैं, हम यहाँ पे क्या खास पढ़ रहे हैं वो देखो। ये गंगा नदी थी ना, गंगा यमुना के बीच का जो दोआब है, इसको कहते हैं गंगा यमुना दोआब। यही है हमारी दिल्ली, गंगा यमुना दोआब। ठीक है,
गंगा नदी हो गई। ये रामगंगा नदी जा रही है, रामगंगा। रामगंगा जितने क्षेत्र का पानी कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं रोहेलखंड। ये चीज ना ज्योग्राफी में ज्यादा काम नहीं आती, ये काम आएगी आपको हिस्ट्री में। जब हिस्ट्री पढ़ते हो ना, रोहिलखंड, अवध, मगध, ये सब वहां काम आता है। ठीक है, तो रामगंगा नदी जितने क्षेत्र का पानी अपने अंदर कलेक्ट कर रही है, नदी एग्जैक्टली होती क्या है? नदी आप ऐसा मानो जैसे कोई घर में आंगन होगा ना, उसके किनारे से एक मोरी बनी होगी छोटी सी, पूरा पानी इकट्ठा होता होगा वहां जाके और बह के निकल जाता होगा। तो नदियां क्या होती हैं, आसपास का पानी इकट्ठा होकर और नाली में बह बह देता है, वो नाली को ही आप नदी बोल रहे हो जोग्राफर जोग्राफर की भाषा में। वैसे तो नदियां हमारी माता होती हैं। ठीक है, तो इतने इतने पानी, इतने इतने क्षेत्र का पानी रामगंगा में कलेक्ट हो रहा है, तो रामगंगा का ये मैदान क्या कहलाएगा? रोहिलखंड मैदान। ठीक है, फिर आपका ये गोमती जितने क्षेत्र का पानी अपने अंदर समा रही है, इसको बोलते हैं आप अवध के मैदान, अवध के मैदान। फिर घाघरा और गंडक के बीच में इसको हम घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। गंडक और कोसी के बीच में है आपका मिथिला के मैदान, मिथिला। बिहार सुना होगा आपने, वो पूरे मिथिला के मैदानों पर ही स्थित है। ठीक है, और ये कोसी के पूर्व में यहां पे बारिंद नदी, महानंदा है। बनाई नहीं मैंने, बताओ। देखो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं इसका। ये एक नदी आके मिलती है, नाम है इसका महानंदा। तो भैया कोसी और महानंदा के बीच के मैदान क्या कहलाते हैं? बारिंद के मैदान, बारिंद के मैदान। इसके बाद देखोगे गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में और सोन के पूर्व में ये मैदान क्या कहलाते हैं? मगध, मग मगध, मगध के मैदान। हैप्पी? ये बारिंद के मैदान, बारिंद। इस बार यूपीएससी में सीक्वेंस पूछा था नदियों का, और अभी आपका स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था तो उसमें सेम क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो हमारी कल फिर बनाएंगे, परसों भी बनाएंगे, तो इस तरीके से आपको रट जाएंगी चीजें, है ना। जो चीजें अन्य बच्चे डर के खौफ में आके रटते हैं, वो आपको बाई हार्ट याद होंगी। वैसे इसकी ट्रिक होती है, हो गया, अब मैं पढ़ा लूं। वैसे इसकी ट्रिक होती है, मैं और आ जानी चाहिए बस। ठीक है, फिर ट्रिक हमारी कितनी ही वाहियात क्यों ना हो। और मैं बता दूं, इंसानी मस्तिष्क जो है वो ऊट पटांग चीजों को लंबे समय तक याद रखता है। तो ऐसी ऊट पटांग चीजें याद रहेंगी, गोमती का घाघरा गंदा कैसे, तो ये सीक्वेंस है। अब देखो इसमें अगर नदियां ही पढ़नी है तो इधर देखो, ये है आपकी काली नदी, ये है आपकी काली नदी, दिस रिवर इज काली। ठीक है, यहां पर एक नदी मिलती है, उसका नाम है, ओए होए होए, एक छोटी सी नदी है सरयू नदी, सरयू। अयोध्या इसी के किनारे स्थित है। और एक आके घाघरा में मिलती है राप्ती नदी, राप्ती नदी। ठीक है, तो ये नदियां पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे, अभी इसको हौच पौच नहीं करते हैं। जब नदियां अब देखो, आपने यहां लूनी पढ़ी आज, आपने ये सिंधु सतलुज वगैरह ये पढ़ ली, अब ये पढ़ ली। जिस दिन हम नदियां पढ़ रहे होंगे ना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लंबा है, यस। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेडमार्क क्वेश्चन है। गंगा को हम तीन भागों में बांटते हैं, गंगा मैदानों को, ऊपरी, मध्य और निचला। तो इनमें सबसे लंबा सेक्शन कौन सा है? तो मध्य गंगा मैदान सबसे लंबा सेक्शन है। अवध, गोमती का जो क्षेत्र है, जितने पानी को वो अपने अंदर कलेक्ट कर रही है गोमती, वो क्षेत्र मगध के मैदान कहलाता, अवध के मैदान कहलाता है। ठीक है,
दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।